हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम द फायर सेरेमनी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Unreal city under the brown fog of a winter noon, Mr. Eugene, Samyana merchant, unshaven with a pocket full of currants, CIF London document at side, asked me a demotic French to luncheon at the Cannon Street Hotel, followed by weekend at the Metropole। तो अब इसके बाद लाइन नंबर 207 से इस सेशन का सेकंड सीन जो है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पर मिस्टर यूजीनाइट का जो करेक्टर है उसको इलियट ने इसी वर्ग के फर्स्ट सेशन में जो मॉरल सोस्ट्रीज थी उनके पैक ऑफ कार्ड में वांट आई मर्चेंट का जो कार्ड था वहाँ से उन्होंने इसे बोरो किया है। अब समियाना का मतलब है मिस्टर यूजीनाइट जो है वो समियाना सिटी के व्यापारी थे, क्योंकि एट द प्रेजेंट टाइम ये टर्की में है और जिमरी नाम से है। करंट का मतलब है किशमिश, जो कि हम एज ए ड्राई फ्रूट के तौर पर खाते हैं। और CIF का मतलब है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेड, यानी लागत बीमा या सामान को जो लोडिंग किया जाता है, जो बिल होता है जिसमें हमें ये समझ में आता है कि एक व्यापारी को कितना पैसा देना है, उसका भी डॉक्यूमेंट इस बंदे ने अपने साथ में लिया हुआ था। और कैनन स्ट्रीट होटल और मेट्रोपोल ये दोनों उस समय के काफ़ी फेमस होटल हुआ करते थे, विच वॉज पॉपुलर फॉर होमोसेक्सुअल एक्टिविटी। तो इलियट यहाँ पर ये कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में दोपहर के टाइम जब लंदन का पूरा शहर ब्राउन कलर के कोहरे या फोग में ढका हुआ था, तब मिस्टर यूजीनाइट नाम के एक समियाना मर्चेंट या टर्की के व्यापारी जो कि अनसेव थे क्योंकि उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं सेव की और जिनके पॉकेट में किशमिश भरी हुई थी, उन्होंने अपने पास कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रीड के डॉक्यूमेंट भी अपने पास रखे हुए थे। और फिर उस व्यापारी ने इलियट से फ्रेंच जुबान में ये पूछा कि क्या आप मेरे साथ कैनन स्ट्रीट होटल में लंच करना पसंद करेंगे। और जिसके बाद हम मेट्रोपोल होटल में हम एक हफ्ते के लिए रुक भी सकते हैं फॉर होमोसेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। अब इसके बाद लाइन नंबर 215 से इसका थर्ड सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, जहाँ पर इसमें नरेटर के वॉइस पे एक चेंज या शिफ्ट आता है। मतलब हमारा जो नरेटर है वो थायरेसिस नाम का एक ब्लाइंड प्रॉफिट है और जिसके कैरेक्टर को इलियट ने ग्रीक माइथोलॉजी से लिया है और जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। तो इस थर्ड एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि शाम का कलर जब एक वॉयलेंट हो जाता है, तब उस समय शहर के ऑफिस में जितने भी लोग काम करने वाले लोग होते हैं वो सभी लोग अपने डेस्क पर खड़े हो जाते हैं और वो अपनी नज़रों को अपने डेस्क पर से या टेबल से दूर कर लेते हैं। और जब वो अपने हाथों को और ऊपरी कमर को स्ट्रेच करते हैं या अंगड़ाई लेते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि दिन जो है वो अब ख़त्म होने वाला है और उनकी जो बॉडी है वो किसी टैक्सी के इंजन की भी प्रोड्यूस कर रही है या आवाज़ निकाल रही है, जैसे कि कोई टैक्सी अपने कस्टमर के लिए वेट करते वक्त आवाज़ निकालती है। तब उस समय इस सीन के नरेटर जो है थायरेसिस जो है वो हम लोगों से कहते हैं थायरेसिस जो कि अंधा है और दो जिंदगियों के बीच में जी रहा है, यानी बोथ बिटवीन मेल एंड फीमेल लाइफ के बीच में वो जी रहा है। मेरी अब उम्र हो गई ही है और मेरे इस फीमेल ब्रेस्ट पर रिंकल भी आ गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं थायरेसिस के अंदर फीमेल और मेल के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, तो इसलिए उन्होंने अपने चेस्ट या ब्रेस्ट को फीमेल ब्रेस्ट कहा है। और फिर वो कहते हैं कि इस ओल्ड एज में मैं ये देख सकता हूँ कि शाम का जो समय होता है वो सभी लोगों को उनके घर की तरफ लेकर जाता है, यानी कि उनको उनके घर की तरफ खींचता है। ये समय उन नाविकों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उनको उनके घर की ओर लेकर जाता है।
तो जब शहर के सभी लोग शाम के समय अपने काम को ख़त्म करके घर लौट रहे थे, तो उनमें से एक लेडी, जिनका नाम पोएम में टाइपिस्ट कहा गया है, वो भी अपने दिन भर के काम को ख़त्म करके शाम के समय जब वो चाय के समय घर लौटती है, तब सबसे पहले वो सुबह के ब्रेकफास्ट के जो बर्तन होते हैं वो उन्हें साफ़ करती है। फिर उसके बाद वो अपने गैस स्टोव को जलाती है। वो कुछ कैन वाले फूड के डब्बों को बाहर निकाल कर रख देती है अपने डिनर प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ ही उस लेडी की खिड़की के बाहर लॉन्ड्री टाइम में, मतलब जहाँ पर हम कपड़े सुखाते हैं, वहाँ पर उस लेडी के काफ़ी सारे कपड़े और बाकी के जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो काफ़ी डेंजरियस मैनर में फैले होते हैं, और वो सब कपड़े सूरज के आखिरी किरणों को टच कर रहे होते हैं या उससे गर्म हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद उस लेडी के रूम में एक डाइवन रखा होता है, जिसे वो लेडी रात में एज ए बेड के रूप में यूज करती है। उस दीवान पर भी उस लेडी के काफ़ी सारे कपड़े होते हैं जो कि एक लेडी डेली बेसिस पे यूज करती है। वो सब एकदम बिखरे पड़े होते हैं। फिर इसके बाद इसी सीन में जो राइटर है वो थायरेसिस, वो दोबारा से हमें ये कहते हैं कि मैं थायरेसिस, जो कि अब बूढ़ा हो चुका हूँ, जिसके ब्रेस्ट पर रिंकल आ चुके हैं, मैंने जब उस टाइपिस्ट लेडी के सीन को देखा तो उसके थोड़े से सीन को देखकर ही मैंने उसके आगे की स्टोरी को प्रेडिक्ट कर लिया कि आगे क्या होने वाला है। तो थायरेसिस जो है वो यहाँ पर उस लेडी के फ्यूचर की भविष्यवाणी करते हैं, उसके साथ क्या होने वाला है। और उस टाइपिस्ट लेडी की तरह ही थायरेसिस भी उस एक्सेप्टेड गेस्ट का या आने वाले मेहमान का वेट कर रहे होते हैं कि तो अब इसके थोड़ी देर बाद उस टाइपिस्ट लेडी के फ्लैट में यंग वूमन जो है वो इंटर होता है, और उस आदमी के फेस पर काफ़ी सारे स्पॉट्स होते हैं, यानी कि एक्ने होते हैं, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर कार्ब्यूकुलर कहा गया है। और वो आदमी तो एक ऑर्डिनरी सा हाउस एजेंट क्लर्क होता है, और वो कोई बहुत बड़ी फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता। लेकिन जिस तरह से वो उस लेडी को देख रहा था और जैसे उस आदमी का सेल्फ कॉन्फिडेंस या बिहेवियर होता है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा मिलीनियर हो। ब्रेडफोर्ड सिटी का जो समय था 1920 के दशक में, क्या होता था, इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड सिटी में जितने भी जो रिच इंडस्ट्रीज और मिलीनियर्स हुआ करते थे, वो सभी अपनी अमीरी को और अपने शान शौकत को दिखाने के लिए वो अपने सिर पर सिल्क का एक हैट पहना करते थे। इस आदमी का भी एटीट्यूड कुछ ऐसा ही है, बट ये है तो एक ऑर्डिनरी सा हाउस एजेंट ही। और कुछ समय बाद जब उसे ये लगता है कि टाइम अब फेवरेबल है और उसके फ़ायदे हमें, तो वो फिर क्या सोचता है कि ज़रूर उसकी लेडी ने अपना डिनर कर लिया होगा और अब वो थक गई ही होगी, बोर हो रही होगी, और वो बंदा अब क्या करता है, वो कुछ अटेम्प्ट करता है या प्रयास करता है उस लेडी के अंदर सेक्सुअल फीलिंग को जगाने की या उसका मूड बनाने की। सो इवन दो वो लेडी ये सब नहीं चाहती, विच स्टिल आर अनप्रूव्ड, इट्स अनडिजायर्ड, वो उसे इन सब चीज़ों के लिए मना भी नहीं करती है। वो बंदा क्या करता है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, वो उसे अपने हाथों से सहलाने लगता है और उसे टच करने लगता है। जब वो देखता है कि वो लेडी उसे नहीं रोक रही है, तो वो बंदा फाइनली उस पर किसी जानवर की तरह अटैक कर देता है। वो बंदा इतना सेल्फिश होता है, उसके अंदर इतना ईगो होता है, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी पार्टनर इस इंटरकोर्स में इंटरेस्टेड है कि नहीं है।
उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस लेडी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स है कि नहीं है। वो किसी जानवर की तरह उस पर अटैक कर देता है एंड इवन कंसिडर एज ए इनडिफरेंट एटीट्यूड एज ए काइंड ऑफ वेलकम टू सेक्सुअल एडवांटेज। यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कैसा मूड है, उसको कैसा रिस्पॉन्स है, वो बस उस पर जानवर की तरह टूट पड़ता है अपनी लस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। अब इसके बाद थायरेसिस जो है वो इस सीन के बीच में अंदर आ जाते हैं और वो हमसे ये कहते हैं कि मैं थायरेसिस जो हूँ, मैंने इन सभी चीज़ों को सहा है, मैं इन सभी चीज़ों से गुजर चुका हूँ कि सेक्सुअल एक्टिविटी अब जो है वो बेड या दीवार पर हुआ करती थी। मैं इन सब चीज़ों से भी पहले गुजर चुका हूँ और मैंने पहले ही इसे आते हुए देख लिया था। मैंने थेबीस शहर की दीवार पर किसी मक्खी की तरह बैठकर राजाओं के भविष्य को भी देखा है और आज मैं इस मॉडर्न वेस्टलैंड में टाइपिस्ट लेडी और कलर के इंटरकोर्स को भी देख रहा हूँ जो कि अंदर से किसी डेड सोल की तरह है। तो थायरेसिस जो है वो हमें ये कहना चाहते हैं कि वो लेडी और उसका लवर जो है वो अंदर से डेड सोल की तरह है। वो उनके इस इंटरकोर्स में न तो कोई मीनिंग है और ना ही कोई पैशन है। दे आर जस्ट लाइक होली क्रिएचर। और फिर अब उनका ये सेक्सुअल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो जाने से पहले वो कलक जो है उस लेडी को डिसरिस्पेक्टफुल मैनर से किस करता है और इसके बाद वो उन अंधेरी सीढ़ियों के रास्ते चला जाता है। तो यहाँ पर ग्रुप का मतलब होता है वो बंदा किसी अंधेरे व्यक्ति की तरह वो उन दीवारों को टच करते हुए आगे बढ़ता है और क्यों सीढ़ियों पर बिल्कुल अंधेरा होता है और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तो वो लेडी हार्डली इस बात को नोटिस करती है कि उसका लवर वहाँ से जा चुका है और फिर वो लेडी शीशे की तरह मुड़ती है और टर्न होती है कुछ क्षण के लिए। वो अपने आप को शीशे में देखने लग जाती है। उस मदहोशी की हालत में उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि ये सब अब ख़त्म हो चुका है। तो इस लाइन से हमें ये समझ में आता है कि वो जो लेडी थी वो इतना नीचे गिर चुकी है, उसके लिए ये सब चीज़ें एक डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। और इसके बाद वो लाइन नंबर 253 उसको इलियट ने ओलिवर गोल्डस्मिथ के वर्क द विकर ऑफ वेकफील्ड से बोरो किया है, जिसमें इलियट हमें 18th सेंचुरी के वुमेन और आज की वुमेन के बीच में कंपैरिजन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय की जो वुमेन हुआ करती थी, जैसे कि ओलिविया, जब उसके साथ में जो हुआ था, मतलब उसने अपनी चेस्टिटी और वर्जिनिटी को लूज किया था, तब वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि इतने ज़्यादा उसे बुरा लग रहा था कि वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। और अब आज के मॉडर्न वर्ल्ड की जो वूम की बात करते हैं, जैसे कि वो टाइपिस्ट लेडी के लिए वो एक डेली रूटीन के जैसा बन चुका है, जिसके बाद वो अपने रूम में अकेले थोड़ा आगे की ओर जाती है और फिर वो अपने बालों को अपने रोबोट जैसे हाथों से सेटल करती है और फिर वो अपने डेली रूटीन की तरह ग्रामोफोन में एक गाने को चला देती है। इस लाइन से हमें ये समझ आता है कि इस मॉडर्न वेस्टलैंड में ये जो ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। अब इसके बाद लाइन नंबर 257 से इस सेक्शन का जो लास्ट सीन है या जो फाइनल एपिसोड है जो है वो यहाँ से शुरू होता है। और इसके पहले ही लाइन में इलियट के एक प्ले द टेम्पेस्ट से लिया गया है। जब फर्डिनेंड उन एरियल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए म्यूजिक से एनचेंट हो जाता है, तब वो इस लाइन को एंटर करता है। अब इस सीन में जो राइटर है वो अननोन सा आदमी है जो कि लंदन की सड़कों की ओर थेम्स रिवर को एक्सप्लोर कर रहा है और यहाँ पर म्यूजिक की बात की गई है, उस लेडी के ग्रामोफोन का म्यूजिक।
उन एरियल के म्यूजिक को मर्ज या ब्लेंड है। तब जब राइटर उस थेम्स रिवर के ऊपर से गुजरता है तो उसे उसके पानी के ऊपर या लहरों में उसे उस एरियल के म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो वहाँ से लंदन की सड़कों की तरफ जाता है, क्वीन विक्टोरिया स्ट्रीट की तरफ जाता है, तो उन सड़कों पर भी उसे उस ग्रामोफोन की म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके कानों में बजता रहता है। फिर जब नरेटर है वो थेम्स स्ट्रीट से नीचे की तरफ जाता है उस पब्लिक बार की पास, जो मैंडोलाइन का एक म्यूजिक सुनाई देता है, और नरेटर फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है जहाँ पर सेंट मैग्नस नाम का एक चर्च होता था। वो यहाँ पर इसके बेहतरीन गोल्डन और वाइट कलर के पिलर्स के पास और उस दीवारों के पास नरेटर को कुछ फिशरमैन के आपस में हो रही बातचीत सुनाई देती है, जब वो दोपहर के समय में आपस में बैठकर एक साथ लंच कर रहे होते हैं या रिलैक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्लेटर का मतलब होता है कि बर्तन की आवाज़ जिसमें वो फिशरमैन जो है वो खाना खा रहे होते हैं। आइनोनियन का मतलब होता है एटिकेट ग्रीक आर्किटेक्चर, जो कि उस चर्च के वाइट एंड गोल्डन कलर के पिलर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस लाइन के थ्रू इलियट हमें इंडिकेट करते हैं कि फिशरमैन जैसे सिंपल एंड एजुकेटेड लोग भी कैसे एक मीनिंगफुल लाइफ को लीड करते हैं। और इसके बाद लाइन नंबर 266 से नरेटर फिर से हमें थेम्स रिवर के पास लेकर चलते हैं और वो हमें कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद थेम्स रिवर कितना गंदा हो चुका है कि वो अब ऑयल और टार से भर गया है। अब उसे देखकर ऐसा लगता है द रिवर स्वेट ऑयल एंड टार। फिर हमें नरेटर आगे कहते हैं उस नदी में जो बड़ी बड़ी वोट चल रही होती है वो उस नदी के प्रवाह के साथ ही बह रही होती है, यानी कि जिस तरह नदी की धारा मुड़ती है उसी तरह नाव भी मुड़ती है। और साथ ही उस नाव में लाल रंग का एक ट्रेडिशनल सेल लगा हुआ होता है या कपड़ा लगा हुआ होता है। जब वो कपड़ा खुलता है वो उन हबीस पास में स्टिंग करने लगता है। तो यहाँ पर पार्च का मतलब है बोट यानी नाव, तो स्पेयर का मतलब है वो हैवी मेटल के पोर जो कि एक नाव में इंस्टॉल होते हैं सेल को बांधने के लिए। और फिर उस नदी में जो बड़ी बड़ी नाव चल रही होती है उस नाव के आसपास जो लकड़ियाँ होती है, जो लॉक्स होते हैं, वो नाव उस लॉक्स को ढकेल के या पुश करके वो उन्हें ग्रीनविच की तरफ आइजल ऑफ डॉग में की तरफ धक्का देती है। यहाँ पर ग्रीनविच जो है वो थेम्स रिवर का एक पॉइंट है। तो आइजल ऑफ डॉग एक ज़मीन है जहाँ से ग्रीनविच होकर गुजरती है या बहती है। और लास्ट की तो लाइन है वो है लेमेटेशन, एक विलाप, जिसे इलियट ने रिचर्ड वेगनर के एक ओपेरा रिंग साइकिल से बोरो किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो पैसेज है उससे इलियट ने इंग्लैंड की हिस्ट्री से लिया है, जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट अपने एक लाइसेटर के साथ वो थेम्स रिवर पर बोटिंग के लिए गई थी, तब का सीन यहाँ पर दिखाया गया है। बट बाद में क्वीन एलिजाबेथ ने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया। तो इलियट यहाँ पर लिखते हैं कि जब क्वीन एलिजाबेथ और उनके लवर रॉबर्ट डडली, जिन्हें यहाँ पर अर्ल ऑफ लाइसेस्टर कहा गया है, जब वो थेम्स रिवर पर बोटिंग के लिए गए थे तब वो दोनों एक मिलकर वो चक्कू चला रहे थे, रोइंग कर रहे थे। और उसके नाव का जो पीछे वाला हिस्सा था वो रेड और गोल्डन कलर के नाव से पॉइंट किया गया था। और तेज़ी से बहती लहरों की वजह से नाव के दोनों साइड पर एक डिस्टर्बेंस सा क्रिएट हो गया था। और साथ ही जब साउथ वेस्ट की हवाएं चली वो अपने साथ उस चर्च की घंटी बजा रही होती है, वो उस आवाज़ को भी अपनी धारा के साथ नीचे की ओर ले जाती है, यानी साउथ वेस्ट विंड में ले जाती है। अब रिवर के डाउनस्ट्रीम की तरफ यानी नदी के निचले हिस्से की तरफ लेकर जाती है। और फिर एक बार वेगनर के ओपेरा का रिपीटेशन फिर से यहाँ पर होता है।
इसके बाद आगे के जो छोटे छोटे पैसेज हैं उससे इलियट ने रिचर्ड वेगनर की जो ओपेरा है टू ड्रिंक साइकिल वहाँ से इसे बोरो किया है, जहाँ पर उन्होंने 3 जो लेडीज़ है उनकी वॉइस को इस लाइन के साथ मिक्स करके इन यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। तो इस ओपेरा की पहली लेडी है वो यहाँ पर कहती है टर्म्स एंड डस्टी ट्रीज, यानी कि वो इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल और धूल से भरे पेड़ जो कि लंदन के हाई बेरी सिटी की एक निशानी है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। रिचमोंड एंड क्यू जो कि थेम्स रिवर के पास के निचले एरिया है, वहाँ पर मैं बर्बाद हो गई क्योंकि वहाँ पर रिचमंड स्ट्रीट के पास थेम्स रिवर में ट्रेवल करते हुए मैंने अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर दिया और मैं वहाँ पीठ के बल लेटी हुई थी अपने घुटनों को ऊपर किए। फिर अगले पैसेज में दूसरी लेडी हमें ये कहती है दैट शी हैड ए सेक्सुअल इंटरकोर्स इन ए पुअर एरिया ऑफ मूरगेट, यानी उसने अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स को मूरगेट नाम के पुअर एरिया में इंटरकोर्स किया। तब उसे ऐसा लगा कि उसका दिल वर्चुअली जो है उनके पैरों के नीचे आ गया है बिकॉज ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड आफ्टर हैव ए सेक्स हर लवर फील सॉरी। उसका लवर जो है वो रोने लगा और उसका लवर उससे प्रॉमिस करता है टू हैव ए न्यू स्टार, क्योंकि उसने उस समय उसके साथ प्रॉपरली बिहेव नहीं किया। बट वो लेडी इस बात पर कुछ नहीं बोलती है, ना ही कमेंट करती है। वो इस बात पर अपने लवर पर गुस्सा भी नहीं होती। और फिर इसके तीसरे पैसेज में एक जो लास्ट में जो लेडी है वो हमसे ये कहती है कि जो सी साइड रिजोर्ट है थेम्स रिवर के पास, वहाँ पर उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, बट वो लेडी उन चीज़ों को ठीक से याद नहीं कर पा रही है, ना ही कनेक्ट कर पाती है। और फिर वो लेडी अपने गंदे हाथों के टूटे हुए नाखून के बारे में सोचती है और वो सोचती है कि जिस तरह से एक टूटा हुआ नाखून एक बार जब टूट जाता है जो यूजलेस हो जाता है, उसका भी कंडीशन कुछ वैसी ही है। तो ये सब चीज़ें हमें इंडिकेट करती है उस लो क्लास ओरिजिन के बारे में, और जहाँ पर जो वो लेडी रहती है वहाँ की हम्बल लोग उससे कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट से या फिर कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसे भी इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फाइनली इसके लास्ट की जो 5 लाइन है उसको इलियट ने सेंट अगस्टाइन के एक कन्फेशन और लॉर्ड बुद्धा के 5 सरमन से इसे बोरो किया है, जहाँ पर सेंट अगस्टाइन हमें कन्फेस करते हैं अपने यूथ के टाइम के सेंसुअल टेम्पटेशन के बारे में। और वो हमसे कहते हैं जब वो कार्थेज नाम के एक सिटी में मौजूद थे, वहाँ पर उस समय इतना लस्टफुल इन्वायरमेंट था कि वो वहाँ से जलते हुए वापस आ गए और जीसस से प्रे करते हैं कि वो उन्हें इन सब चीज़ों से बचा ले या उसे अपने पास बुला ले, क्योंकि वो उस समय अपने यूथ के टेम्पटेशन में जल रहे थे। इसलिए वो भगवान से प्रे करते हैं कि वो उन्हें इन सब चीज़ों से बचा ले। तो इलियट हमें इन लाइन के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो ही एक रास्ता है जो इस मॉडर्न वेस्टलैंड के लोगों को बचा सकती है इस डिस्ट्रैक्शन से।